हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि श्री एकेडमी। मैं हूं राहुल शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट आई थिंक आप सभी ने देखा होगा और उसमें हमने जनरली डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, ठीक है, और डब्ल्यूटीओ क्या क्या करता है उसके बारे में हमने जनरल डिस्कस किया था। आज फ्रेंड्स उसका छोटा सा एक पार्ट रह गया था, वो था कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, और जनरल काउंसिल क्या होती है और डिफरेंट राउंड्स या फिर हम बोलें जो डिफरेंट डब्ल्यूटीओज मीटिंग्स होती हैं हर 2 साल के गैप के बाद, ठीक है, उनमें से इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिश्री एकेडमी। मैं हूं राहुल शर्मा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। डब्ल्यूटीओ का सेकंड पार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है जो, ठीक है जी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और काइंडली फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स। हाँ जी, तो फिर फर्स्ट हम फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली एक्चुअल होती क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक है। डिसीजन टेकन विद कंसेंसस एंड इज बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स। जो भी फ्रेंड्स डब्ल्यूटीओ, पहली तो ये बात ये है कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की। जैसे यूएन की है यूनाइटेड यूएनएससी P5 जहाँ पर बैठते हैं, वैसे ही डब्ल्यूटीओ की हाईएस्ट मिनिस्ट्री डिसीजन मेकिंग बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। और जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं वो एक कंसेंसस से लिए जाते हैं, 164 मेंबर नेशंस के कंसेंसस होता है, तभी उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर कोई मेंबर उसके अंगेज है या फिर कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स उसके अंगेज हैं तो उस डिसीजन को बाइंडिंग नहीं किया जाता। बट अगर एक बार कोई भी डिसीजन ले लिया गया कंसेंसस से तो वो बाइंडिंग हो जाएगा मेंबर नेशंस के ऊपर। ठीक है जी, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है और 164 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। और फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, कि ये एक ट्रेड, एक तरह का ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर एक मेंबर स्टेट का ट्रेड मिनिस्टर, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेड मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो यहाँ पर जाके इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेगा, अपनी नेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। और इट यूजुअली टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 2 years। बट फ्रेंड्स, ये लास्ट टाइम 2019 में हुई थी, सॉरी 2017 में हुई थी, और उसके बाद 2021 में होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर 2 साल के बाद इसका डेफिनेटली होना ज़रूरी ही है। बस ये लिखा गया है कि यानी कि इन जनरली ये 2 साल बाद होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि यानी कि जो 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज हेल्ड 2017 एट ब्यूनस एरीज, दैट इज़ कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। और जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है फ्रेंड्स, वो 12th होगी और वो होगी 2021 में, ठीक है, गोइंग टू बी हेल्ड इन नूर सुल्तान, कजाकिस्तान। और एक फ्रेंड्स इसकी और बात है, जैसे आपको हर एक जब भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, जो भी कंट्री इसको होस्ट करेगा उसका जो ट्रेड मिनिस्टर होगा, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है सच कॉन्फ्रेंस और मीटिंग इज ऑलवेज चेयर्ड बाय द ट्रेड मिनिस्टर ऑफ द होस्टिंग नेशन। ठीक है, अगर इंडिया होस्ट करता है WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर होंगे वो उसकी चेयरमैन होंगे, ठीक है। और ये हर एक रिस्पेक्टिव कंट्री का चेयरमैन बैठता है। वो WTO के जो हेड हैं, चेयरमैन है रॉबर्टो, ठीक है, वो चेयर नहीं करेंगे इस मीटिंग को, बल्कि जो होस्टिंग कंट्री होगी उसका ट्रेड मिनिस्टर इसको चेयर करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल। इसके बाद फ्रेंड्स इसका एक छोटा पार्ट है, सब पार्ट है, उसको हम बोलते हैं जनरल काउंसिल, ठीक है जी। और ये क्या होती है? इट इज़ फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द WTO। मीन्स ये लगा लीजिए ये WTO का सेक्रेटेरिएट है, जनरल काउंसिल है जो। और यहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर्स नहीं बैठते, यहाँ पे हर एक कंट्री की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, या फिर ऑफिशियल्स होंगे वो यहाँ पर बैठते हैं। और जेनेवा में इसका जो हेडक्वार्टर है, और वहीं पे जो डे टू डे की फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म करते रहते हैं। और जनरल काउंसिल ये फ्रेंड्स, इसके वेरियस नाम्स हैं, या फिर ये जो जनरल काउंसिल है इसके वेरियस फंक्शंस हैं। जैसे कि इट एक्ट्स एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द WTO। अगर फ्रेंड्स दो मेंबर नेशंस में कोई डिस्प्यूट हो गया रिगार्डिंग ट्रेड, ठीक है, तो वो जनरल काउंसिल में जाएंगे एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो बॉडी उसकी एक्ट करेगी, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपना ग्रीवेंस बताएंगे। तो फिर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो जो भी डिसीजन होगा
वो दोनों मेंबर स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो ये वैसे तो मेंबर नेशंस ये करती हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ के रिजॉल्व करना चाहती हैं ताकि दोनों की बार्गेनिंग पावर सेम रहे। बट अगर दोनों या फिर कोई भी मेंबर स्टेट, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में अगर एक बार आ गया तो उसका डिसीजन उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह का एक नेगेटिव भी रह सकता है, एक तरह में पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, तो जनरल काउंसिल ही एक्ट करता है एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और यही है जनरल काउंसिल ये फ्रेंड्स जो एक्ट करती है एज ए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, और यही है, it also acts as the appellate body in context of the judgments awarded by the dispute settlement body related to trade disputes. Appellate body means friends जनरल काउंसिल ही एज ए एक्ट करेगी हाईएस्ट appellate बॉडी। ठीक है, अगर आपको ट्रेड के रिलेटेड अगर आपने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में अगर आपने कोई केस किया और आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जनरल काउंसिल की ही appellate बॉडी होगी, आप उसी पे जाके दोबारा उसको रिव्यू पिटीशन डालोगे। ठीक है, रिगार्डिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। उसके बाद अगर उसका भी डिसीजन जो भी होगा वो भी बाइंडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये तीन काम करती है जनरल काउंसिल एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एज ए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, एज ए अपीलेट बॉडी। ठीक है जी, एंड इट आल्सो एक्ट एज द ट्रेड नेगोशिएशंस कमेटी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया सेकंड पॉइंट में, इट जनरली एक्ट एज द प्लेटफॉर्म फॉर द मीटिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स, राइट। तो फिर जो भी ट्रेड नेगोशिएशंस होती रहती हैं वर्ल्ड लेवल पर मेंबर स्टेट्स के बीच, तो फिर वो डे टू डे ही कमिटी देखेगी, राइट। तो फिर इसीलिए इसको आल्सो बोला गया कि इट आल्सो एक्ट एज द ट्रेड नेगोशिएशंस कमेटी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हर एक कंट्री नॉमिनेट करती है या फिर ऑफिशियल जो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ ट्रेड के ऊपर अगर उनको कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके बारे में बात करते रहते हैं। ये नहीं है सीधे ही जाके केस कर दिया डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, ऐसा नहीं है। काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ है जनरल काउंसिल की। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं डब्ल्यूटीओ की जो आपको बताती हैं कि क्या क्या हो सकता है डब्ल्यूटीओ में और कैसे चीज़ें चलती हैं। और फ्रेंड्स अभी तक 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन 1 जनवरी 1995। उससे पहले तो गैट के एग्रीमेंट चल रहे थे, ठीक है ना, जो उरुग्वे राउंड में मैंने डिस्कस किया था। अब जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो ये हैं आफ्टर 1995 जब डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, तो फर्स्ट हुई थी फ्रेंड्स सिंगापुर में। आपने बस इसको फ्रेंड्स एक तरह का आप सीरियल ऑर्डर याद करके रख सकते हो, क्योंकि अगर बाई चांस अगर प्रीलिम्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कहाँ पे हुई थी या फिर किस ईयर में हुई है। ठीक है, क्योंकि इसको 25 ईयर्स हो रहे हैं फ्रेंड्स, 1995 में हुआ तो 25 साल इसको हो चुके हैं एक तरह। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट हुआ था सिंगापुर में 1996, सेकंड जेनेवा 1998, सीटल 1999, दोहा हुआ था 2001। फ्रेंड्स दोहा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम दोहा को ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें जो चीज़ है फ्रेंड्स वो आगे जाके आपको मालूम पड़ जाएगी। और 2001 से लेके फ्रेंड्स 2020 तक अभी भी अगर हम बात करें तो मेनली दोहा राउंड्स ही चल रहे हैं। ठीक है, और उसी के बीच जो सारी चीज़ें हैं वही चल रही हैं दोहा राउंड्स की। और अभी है उसके बाद फ्रेंड्स कैनकन है 2003 में हुआ है, हांगकांग है 2005 में, और जेनेवा में हुई थी फ्रेंड्स 2009 एंड 2011। उसके बाद फ्रेंड्स बाली हुआ था 2013 में, नैरोबी हुआ था 2015, और ये जो लास्ट टाइम हुआ है फ्रेंड्स ब्यूनस एरीस है 2017 में। ठीक है, तो ये 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला तो है फ्रेंड्स सिंगापुर कॉन्फ्रेंस 1996। इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया के फेवर में गए हैं। ठीक है, विद द टाइम जैसे जैसे नेगोशिएशन चलती गई, और कुछ एक फ्रेंड्स अभी इसका एक दो एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जो आपको आगे जाके मालूम पड़ जाएंगे मैं जिस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो होगा बाली कॉन्फ्रेंस जैसे 2013 में। जो 1996 वाला एक ट्रेड इशू है, ठीक है, वो 2013 में भी चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम सिंगापुर कॉन्फ्रेंस क्या है 1996। फ्रेंड्स फॉलोइंग 4 इश्यूज वर टेकन ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस। एंड फ्रेंड्स सिंगापुर कॉन्फ्रेंस बोल लो या फिर आप सिंगापुर इश्यूज बोल लीजिए, एक ही बात रहेगी अगर डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग आती है तो। ठीक है जी, फर्स्ट था फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज कंपटीशन पॉलिसी, थर्ड इज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एंड फोर्थ इज ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है जी, जो ये फोर्थ है फ्रेंड्स ट्रेड फैसिलिटेशन, यही 2013 दैट इज बाली कॉन्फ्रेंस में एक दो आउट ऑफ दो जो दो इश्यूज वहाँ पे उठाए गए थे बाली कॉन्फ्रेंस में,
ये ट्रेड फैसिलिटेशन वाला जो इशू है ये बाली कॉन्फ्रेंस में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट में फ्रेंड्स क्या हुआ था इशू? इन्वेस्टमेंट में फ्रेंड्स ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स है, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो बोल रहे थे कि जो फॉरेन इन्वेस्ट वो कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, उनको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाए फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिमांडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज बट अपोज्ड बाय अदर मेंबर स्टेट्स। नेशनल ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये एक तरह का आप इसमें क्या होता है नेशनल ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, कि आप जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या फिर डोमेस्टिक गुड्स हैं और जो फॉरेन गुड्स आ रही हैं या फिर फॉरेन कंपनीज हैं, आप उसमें कोई इम्पार्शियलिटी नहीं करोगे। मींस आप उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दोगे, ठीक है, ताकि जो भी नेशनल ट्रीटमेंट के अंदर आप किसी भी तरह का किसी भी कंपनी के साथ, स्पेशली फॉरेन कंपनी के साथ आप वितकरा नहीं कर पाओगे। मींस आप उसको उसकी गुड्स को या फिर उसकी जो डिमांड है मार्केट में, ठीक है, आप उसको किसी भी तरह इम्पैक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यही होता है नेशनल ट्रीटमेंट में। मींस लोकल इंडस्ट्री और जो फॉरेन इंडस्ट्री आ रही है या फॉरेन गुड्स आ रही हैं, आप उनको सेम ट्रीट करोगे, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। एग्जांपल है, मींस आप कोई फॉरेन गुड परचेज करना चाहते हो, ठीक है, मार्केट में आपके सामने एक फॉरेन गुड पड़ी है और एक डोमेस्टिक गुड पड़ी है, ये आप पे डिपेंड होगा अंडर नेशनल ट्रीटमेंट कि आप किस चीज़ को परचेज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये ही चीज़ बोल रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज या फॉरेन डेवलप्ड नेशंस यही बोल रही थी, जो उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको नेशनल ट्रीटमेंट ट्रीट किया जा सके। ठीक है, बट ये डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उससे उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि अगर सारी की सारी अगर फॉरेन इंडस्ट्री को अगर आपने सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है फ्रेंड, हम उनको इन्फेंट इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि वो अभी अभी शुरुआत की है उसकी। तो उनके इन्फेंट इंडस्ट्री या फिर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगी, ठीक है, किसी कंट्री में, वो फॉरेन इंडस्ट्री के सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए कुछ एक मेंबर स्टेट्स हैं जो इसको अपोज कर रही हैं इन्वेस्टमेंट को, कि हम इन्वेस्टमेंट को नेशनल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। और इसके आगे फ्रेंड्स कंपटीशन पॉलिसी। कंपटीशन पॉलिसी में फ्रेंड्स अगेन, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने बोला था कि जो हमारी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अगेन फ्रेंड्स वही नेशनल ट्रीटमेंट, जो सेम बात मैंने इन्वेस्टमेंट में डील की है, वही यहाँ पे है कि आप एमएनसीज हैं, एमएनसीज के गुड्स हैं, जैसे एप्पल है या फिर सैमसंग है, ठीक है, या फिर आप कोई भी फॉरेन गुड लगा लीजिए, जर्मनी का कोई गुड लगा लीजिए या फिर कोई यूरोप का लगा लीजिए या फिर चाइनीज़ गुड लगा लीजिए, आप उनको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। ये डिमांड थी फ्रेंड्स कंपटीशन पॉलिसी के अंडर भी। ठीक है, एमएनसीज को आप नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कीजिए, हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कीजिए, बट डेवलपिंग कंट्रीज और एलडीसीज ने इसको साफ मना कर दिया। ठीक है, और इसके बाद है फ्रेंड्स गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में फ्रेंड्स क्या है, गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट फॉरेन प्लेयर्स एट पार विद डोमेस्टिक प्लेयर्स। वही चीज़ नेशनल ट्रीटमेंट में जैसा डिस्कस किया गया, ठीक है, वाइल अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स, इट इज़ अगेन डिमांड ऑफ डेवलप्ड नेशंस। इसमें फ्रेंड्स क्या बोला गया था कि यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो यानी कि जैसे हमारी इंडिया की गवर्नमेंट लगा लीजिए, अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे ये लगा लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर कोई हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, या फिर जैसे पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज़ की डिमांड थी कि हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको भी इक्वल नेशनल ट्रीटमेंट के अंडर इक्वली उनको ट्रीट किया जाए। मीन्स उनको भी आज़ादी हो, जो फॉरेन कंट्रीज आ रही हैं, कि वो भी आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट या फिर जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये डेवलप्ड नेशंस की डिमांड थी और डेवलपिंग और एलडीसी ने इसको अगेन इसको रिजेक्ट किया था। और फ्रेंड्स जो लास्ट डिमांड थी वो थी ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है, जो अभी तक भी चल रही है। 2013 में जो बाली हुआ था उसमें भी ट्रेड फैसिलिटेशन वाला इशू उठा हुआ है। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन के अंडर फ्रेंड्स दो चीज़ें थी, एक तो इम्प्रूविंग ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म कस्टम प्रोसीजर। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की डिमांड फ्रेंड्स अगेन डेवलपिंग नेशंस की थी,
डेवलप्ड नेशंस की, सॉरी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखोगे ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, मीन्स आप ये लगाइए जो पोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, जहाँ पर थ्रू सी आती हैं, सारे का सारा सामान आता है, मोस्ट ऑफ द कार्गो आती है, ठीक है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनके वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स इंडिया की अगर सिंगापुर के कंपैरिजन करें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया की, यानी कि बिल्कुल भी उतना लेवल नहीं है, ठीक है। जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है, उनको हम सिंगापुर के पोर्ट्स के बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ एक मैनेज्ड बिल्कुल अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो जो डेवलप्ड नेशंस थी उन्होंने यही बोला था कि आप अपना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, जैसे हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो सी पोर्ट्स हैं, आप उसको इम्प्रूव कीजिए। बट फ्रेंड्स डेवलपिंग कंट्रीज और एलडीसीज अपना सारे का सारा खर्चा इसके ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखनी है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पोर्ट्स को ही डेवलप कर देंगी, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट चाहिए, जो डेवलप्ड नेशंस प्रोवाइड नहीं करना चाहती थी, ठीक है। बट उन्होंने सिर्फ डिमांड की है कि यार आप अपना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो, ताकि जो हमारा कार्गो शिप आए, ठीक है, हम उनको उसको ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लोड में भेज सकें, ठीक है। बट इसके लिए ऑब्वियस है अगेन फ्रेंड्स, हमें पैसा चाहिए, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस को और एलडीसीज को पैसा चाहिए, तो वो उनके पास इतना नहीं है, इसलिए ये वाला इशू अभी भी एक तरह का हॉट इशू बना हुआ है। और सेकंड फ्रेंड्स इसमें था कि यूनिफॉर्म कस्टम प्रोसीजर हो, मींस जो कस्टम प्रोसीजर या फिर जो कस्टम्स रूल्स यूएसए, यूरोप या फिर जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज जो फॉलो कर रही हैं, मींस डेवलप्ड नेशन जो फॉलो कर रही हैं कस्टम रूल्स, ठीक है, वही सेम कस्टम रूल्स हर एक मेंबर स्टेट डब्ल्यूटीओ का फॉलो करे, ठीक है। और ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो टैरिफ्स कम है डेवलप्ड नेशंस में, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का दबाव डाल रहे थे, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस और एलडीसीज के ऊपर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, कि आप ट्रेड फैसिलिटेशन को एक्सेप्ट करो, मीन्स आप ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कीजिए और यूनिफॉर्म कस्टम प्रोसीजर कीजिए। बट ये दोनों के दोनों मीन्स जो ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर एग्रीमेंट थे, ठीक है, ये दोनों के दोनों तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो फिर ये था हमारा फ्रेंड्स सिंगापुर इशू, ठीक है। और एक तरह का ये इसमें कुछ ज़्यादा निकला नहीं, बट ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स थे, एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो फुलफिल नहीं हुए, बट आपको इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ दोहा राउंड की। ये फ्रेंड्स दोहा राउंड अभी भी चल रहा है, ये सिर्फ इसके ईयर पे मत जाइएगा कि 2001 है तो फिर उसके बाद दोहा राउंड बंद हो गया। जो भी अभी तक हमारी जितनी भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं डब्ल्यूटीओ के अंडर, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ या फिर वर्ल्ड लेवल पर भी हो रहे हैं, वो दोहा राउंड के अंडर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो दोहा राउंड्स में फ्रेंड्स क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल राउंड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस ने एक तरह का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था, वो एक तरह के प्रेशर ग्रुप के रूप में इमर्ज हुए थे, ठीक है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस ने ही अपनी डिमांडें रखी थी। ये फर्स्ट राउंड था दोहा राउंड का, जहाँ पे डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ने एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए, ठीक है, अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी थी। तो इसीलिए अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, दोहा राउंड फुलफिल ही नहीं हो पाया। और जो मेजर हिंड्रेंस फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर हिंड्रेंस कौन रखता है हमेशा डब्ल्यूटीओ में, तो फ्रेंड्स अगेन यूएसए है। जो भी फ्रेंड्स कहीं भी अगर कोई भी किसी भी ग्रुप की मीटिंग हो और अगर वो फेल हो रही है, तो उसमें 90% चांसेस हैं वो यूएसए की वजह से हुए हैं फेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स, दिस राउंड टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट इश्यूज ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज वो कौन से इश्यूज थे फ्रेंड्स, वो था ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, एंड पब्लिक हेल्थ, ये एक इशू। और सेकंड इशू था फ्रेंड्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। ये दोनों इश्यूज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक फ्रेंड और इशू उठाया गया था, ठीक है, वो था दैट इज अदर इशू विच वॉज टेकन ड्यूरिंग दिस राउंड वॉज नेमा, दैट इज नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस। नॉन एग्रीकल्चर मार्केट फ्रेंड्स होता है क्या, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज वट एवर नॉट इंक्लूडेड अंडर द एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। जो भी एग्रीमेंट फ्रेंड्स मीन्स या फिर जो भी कोई गुड एंड सर्विस है जो एग्रीकल्चर के अंदर या फिर सर्विसेज
सेक्टर के अंडर, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हैं, ठीक है, या फिर कॉल सेंटर सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज या फिर गुड्स एग्रीकल्चर और सर्विसेज के अंडर नहीं इंक्लूड हुई हैं, उनको नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस के अंडर रेगुलेट किया जाए, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ठीक है, ये ना तो एग्रीकल्चर के अंडर आता है ना सर्विसेज के अंडर है, और फ्यूल हुआ, फिशरीज हुआ, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें थी जो नॉन एग्रीकल्चर मार्केट असेस के अंडर आने वाली थी, ठीक है। यूएसए अगेन यूएसए वाज द मेजर कल्प्रिट एंड कॉजेज इट्स फेलियर, ठीक है जी, दोहा राउंड का फेलियर यूएसए की वजह से हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ में क्या है। फ्रेंड्स इसके अंदर ये था कि अंडर पब्लिक हेल्थ ऑफ डब्ल्यूटीओ कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउड फॉर एक्सपोर्ट टू एलडीसीज। कंपल्सरी लाइसेंसिंग फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रेंड्स इसके अंडर आता है, जैसे कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग मींस व्हेन गवर्नमेंट अलाउज समवन एल्स टू प्रोड्यूस अ पेटेंटेड ड्रग फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस। क्योंकि ट्रिप्स और पब्लिक हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर इसलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो मेन फोकस जिसका रहा है वो यही है कि जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं, ये भी मैंने पेटेंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, जो डब्ल्यूटीओ का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें भी फ्रेंड्स यही बताया, मैंने आपको बताया था कि यानी कि जैसे अगर कोई कंपनी रिसर्च करती है, R&D करती है, एग्जांपल लगाइए, अगर कोई भी कंपनी कोविड-19 के ऊपर अगर ड्रग बनाती है, ठीक है, तो वो फर्स्ट मार्केट में लाने से पहले वो उसकी पेटेंट कराएगा, ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन किसी कंपनी ने डेवलप कर ली है, सिर्फ और सिर्फ वही बेचे, उसको वही सेल करे, ठीक है। तो मीन्स वो अपनी अपनी मनमर्जी से उसकी प्राइसिंग रख सकता है, ठीक है। बट जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं फ्रेंड्स, जैसे अफ्रीका लगा लो आप, ठीक है, या फिर साउथ अमेरिकन नेशंस लगा लीजिए, या फिर मिडिल ईस्ट लगा लीजिए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ वहाँ पे, और जहाँ पे ज़्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स इतना ज़्यादा पैसा कैसे कोई लगा सकता है, ठीक है। अगर एक ड्रग की कीमत ही अगर $100 है, तो आप लगा लो, तो कैसा कोई बंदा पे करेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए एलडीसीज ने ये बोला था कि हमें ट्रिप्स के अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग है जो डब्ल्यूटीओ की, उसको एलडीसी के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, या फिर वो मेंबर नेशंस जो हाई कॉस्ट मेडिसिन नहीं प्रोक्योर कर सकते या फिर परचेज नहीं कर सकते उनके लोग, ठीक है, या फिर उनके पास इतनी बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो हाई कॉस्ट मेडिसिन को अफोर्ड कर सकें, तो इसीलिए उनके लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला जो स्पेशली जो पेटेंटेड ड्रग्स वाला है, उस क्लॉज को निगलेक्ट कर दिया जाए, ताकि वो कम कॉस्ट पे ये मेडिसिन अपनी यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। बट फ्रेंड्स इसको, इस इशू की वजह से ही अभी तक चल रहा है सारे का सारा, और कुछ एक मेंबर नेशंस ने इस चीज़ को मान भी लिया है, ठीक है, ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ, क्योंकि हेल्थ चाहे आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हो, चाहे आप डेवलप्ड कंट्री से हो, तो जो आपका हेल्थ वाला इशू है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चीज़ के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग को एलडीसीज के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह का छूट दे दी गई है। और इसके बाद फ्रेंड्स है जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंडर के आता है, इस ये भी फ्रेंड्स एलडीसीज के लिए ही इशू था, ठीक है। जैसे कि स्पेशल, आप वर्ड देख लो, स्पेशल है और डिफरेंशियल है, ठीक है, ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करोगे, एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, या फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में मीन्स आप एक अलग तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। जैसे LDCs आर वेरी लेस डेवलप्ड कंट्रीज, सो अदर नेशंस शुड ट्रीट देम ऑन स्पेशल बेसिस। वो स्पेशल बेसिस फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि जो एग्जाम्पल लगाइए यूएसए या फिर यूरोप, ठीक है, अफ्रीका से या फिर अफ्रीकन नेशन से अगर कोई चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, तो वो ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ पे इंपोर्ट करे, ठीक है। अगर वो जीरो टैरिफ पे इंपोर्ट करेगा, ठीक है, तो अफ्रीकन नेशंस की तरफ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो अफ्रीकन नेशंस में जो पुअर कंडीशंस हैं, ठीक है, लाइफ्स की, ठीक है, या फिर जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सकेगा, ठीक है। तो यही है एक तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट, मींस जो आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो एलडीसी से, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, आप उनको ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ पर इंपोर्ट करो, ताकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना रहे और उसका फ़ायदा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को हो, ताकि वो भी डेवलप्ड हो जाएं कुछ टाइम तक, या फिर वो डेवलपिंग फेज में आ जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ थी फ्रेंड्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
और आगे है फ्रेंड्स हांगकांग कॉन्फ्रेंस। ये 2005 में हुआ था फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स मेनली दो इश्यूज उठाए गए थे, ठीक है। एक था एग्रीकल्चर के ऊपर और एक था नामा, ठीक है। एग्रीकल्चर में फ्रेंड्स क्या है, डिवेल्प्ड नेशंस टू फेज आउट एक्सपोर्ट सब्सिडीज बाय 2013। एक्सपोर्ट सब्सिडीज मैंने डी मिनिमिस लेवल में डिस्कस किया था फ्रेंड्स फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें क्या था, डिवेल्प्ड नेशंस को क्या करना है, फेज आउट करनी है एक्सपोर्ट सब्सिडीज बाय 2013, ठीक है। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ऑलमोस्ट खत्म, एक्सपोर्ट सब्सिडीज को टोटली निगलेक्ट कर दिया है। मीन्स उन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडीज एलडीसीज के लिए पूरी खत्म कर दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड चीज़ थी स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। इसके अंडर ये है कि इफ़ देयर इज सडन फॉल इन ग्लोबल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, कहीं भी अगर एग्रीकल्चर गुड्स की अगर वर्ल्ड लेवल पर बाई चांस किसी वजह से प्राइसेस कम हो जाते हैं या फिर इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि गुड्स जो आपके पास पड़ी हैं एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोई परचेज नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सपोर्ट, और ना उसका एक्सपोर्ट हो रहा है ना उसका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जाती है तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है ना, इफ़ देयर इज सडन फॉल इन ग्लोबल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स देन डेवलपिंग नेशंस कैन टेम्पररी इंक्रीज टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, बट इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, ठीक है। और जो सेकंड है फ्रेंड्स वो है नामा विद स्विस फार्मूला। और इसमें क्या था फ्रेंड्स, स्विस फार्मूला तो आप देखो कि यानी कि स्विट्ज़रलैंड ने प्रपोज किया था इसको, तो इसलिए इसको बोला जाता कि नामा विद स्विस फार्मूला। इट वॉज प्रपोज बाय स्विट्ज़रलैंड एंड अंडर दिस नामा टैरिफ्स टू बी रिड्यूस्ड। नामा टैरिफ क्या कैसे रिड्यूस करना था, स्विट्ज़रलैंड ने एक फार्मूला बताया कि यार जो कंट्रीज जिनका हायर नामा टैरिफ है, ठीक है, वो हायर रेट से इसको रिड्यूस कर लें, और जो कंट्रीज जिनका नामा टैरिफ माइल्डर है, ठीक है, वो माइल्डर वैल्यू से इसको रिड्यूस कर लें। तो ये एक तरह का फार्मूला नहीं है, ये जस्ट एक तरह की फॉर्मेलिटी थी जो स्विट्ज़रलैंड ऑब्वियस एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उसने नामा को एक तरह का फुलफिल करने के लिए ये एक घटिया सा फार्मूला बताया था, बट हम इसको नामा विद स्विस फार्मूला बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए स्विस फार्मूला किससे रिलेटेड है तो 99% चांसेस हो गए उसका आंसर WTO है, ठीक है, क्योंकि और स्विस फार्मूला किसी भी जगह नहीं आया, ठीक है। तो और फ्रेंड्स ये लास्ट हमारे पास दो बची हैं, एक जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2013 में, और उसके बाद ब्यूनस एयर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 2017 में। बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि दो इश्यूज थे, और इसमें से जो एक इशू था दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन इशू, वो हमने सिंगापुर इशू में डिस्कस किया था, ठीक है, उसको। और जो सेकंड इशू था वो था फूड सिक्योरिटी। इन दोनों इश्यूज को बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस 2013 में उठाया गया, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन वाला फ्रेंड्स मैंने यूनिफॉर्म कस्टम प्रोसीजर एंड इंप्रूविंग ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके साथ सिंगापुर इशू में डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली स्लाइड्स में। और जो फूड सिक्योरिटी है फ्रेंड्स वो सेकंड इशू था। आप अगर देखो 2013 वाला, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंडिया की बात करो, ठीक है, तो क्योंकि मेन यूएसए ने इंडिया पर ही फोकस किया था और इसीलिए ये बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी एक तरह का फेलियर था कि जो इंडिया ने वो लेकर आया था ना कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये यूएसए ने इशू उठाया था। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था कि इससे यूएसए को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, मैंने आपको बोला था कि यूएसए ही है जो सब्सिडीज प्रोवाइड करता है एट डोमेस्टिक लेवल, ठीक है, वो ट्रेड एक्सपोर्ट के टाइम सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करता, वो उससे पहले ही सब्सिडीज इतनी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जिससे कि सारी की सारी जो भी उसकी एग्रीकल्चर इनपुट की कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट 60% कम हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए उसके एक्सपोर्ट को अब कम यूज़ किया, उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट को यूज़ किया जा रहा था। बट अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या था फ्रेंड्स, यूएसए क्रिटिसाइज्ड इंडिया ऑन बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज प्रोवाइडेड अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पीडीएस सभी को मालूम है, एंड एमएसपी दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट इंडिया आर्गुड दैट इट्स सब्सिडीज आर स्टिल अंडर द डी मिनिमिस लेवल, दैट इज इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो जो इंडिया के पास डी मिनिमिस लेवल की सब्सिडी है वो उसकी है हायर लिमिट है 10%, और जो डेवलप्ड नेशंस है एग्जांपल यूएसए, उसकी जो डी मिनिमिस लेवल है मींस डी मिनिमिस लेवल, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि जो डी मिनिमिस लेवल है कि एक तरह का हाईएस्ट लेवल है, मींस हाईएस्ट सब्सिडीज आप कितनी प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज इसके अंडर आता होता है कि आप 5%
जो आपकी एग्रीकल्चर जीडीपी है उसका 5% तक डेवलप्ड नेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और उनकी एग्रीकल्चर जीडीपी जितनी है उसका 10%, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ठीक है, तो इंडिया ने आर्गूमेंट किया कि हमारी जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं, चाहे आप पीडीएस लगाओ, चाहे आप एमएसपी के थ्रू लगाओ, चाहे हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट लगाओ, ठीक है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट पहले देखने हैं, आपको बाद में देखना है। ठीक है, तो वो हमारे अभी भी डी मिनिमिस लेवल के नीचे हैं, तो आप इस चीज़ को आर्गूमेंट नहीं कर सकते। तो इंडिया ने यूएसए को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, और एक तरह की इंडिया ने धमकी दी थी, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देखना चाहो, ठीक है, तो एक तरह का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट होने वाला था, अगर आप ध्यान में रखो, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट होने वाला था डब्ल्यूटीओ के ऊपर, डब्ल्यूटीओ लेवल तक। ठीक है, तो 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, हम ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं करने वाले। ठीक है, तो एक तरह की धमकी दी थी इंडियन ट्रेड मिनिस्टर ने उस टाइम। और ऑब्वियस है फ्रेंड्स, 2014 में इलेक्शन आने वाले थे, तो हर एक नेशनल गवर्नमेंट इतना तो देखती है। और चलिए, तो जो लास्ट था फ्रेंड्स वो था ब्यूनस एयर्स कॉन्फ्रेंस, और ये हमारी 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो 2017 में हुई थी। इसके अंडर फ्रेंड्स 4 इश्यूज उठाए गए थे, दैट इज फिशरीज सब्सिडीज, वर्क प्रोग्राम ऑन स्मॉल इकोनॉमीज, वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडीज, ट्रिप्स नॉन वायलेशन एंड सिचुएशन कंप्लेंट्स। ठीक है जी, और फ्रेंड्स ये सिर्फ 4 के 4 इशू उठाए गए थे। फिशरी सब्सिडीज में अगेन फ्रेंड्स कि जो इसके अंडर ये चीज़ थी कि जो जैसे चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो जो फिश कैच करती हैं, ठीक है, उनके ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड ना करें। ठीक है, क्योंकि वो सब्सिडीज इसलिए प्रोवाइड करती थी ताकि उनके एक्सपोर्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसलिए ब्यूनस एयर्स कॉन्फ्रेंस में ये फिशरी सब्सिडीज के बारे में बात की गई है। अभी इस कॉन्फ्रेंस के फ्रेंड्स ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, और ये उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैं इसके आपके लिए इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी लास्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो 2017 में हुई है। नेक्स्ट 2021 में होगी कजाकिस्तान में। ठीक है, तो और जो इसके सेकंड था फ्रेंड्स ये था कि वर्क प्रोग्राम ऑन स्मॉल इकोनॉमीज फ्रेंड्स, अगेन जैसे कि एलडीसीज लगा लीजिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर जैसे बहुत छोटी फ्रेंड्स आप देखो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज भी हैं, जैसे नाउरू मैंने आपको बोला, आप उसको ध्यान दीजिए उसके ऊपर। ठीक है, सर्च कीजिए ज्योग्राफी में या फिर गूगल पे नाउरू। ठीक है, और ऐसी करके छोटी छोटी जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे मलेशिया हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा मालदीव्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो स्मॉल इकोनॉमीज हैं, इनको कैसे बेनिफिट किया जा सके, फीजी लगा लीजिए एग्जांपल, ये भी है। और वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडीज, इलेक्ट्रॉनिक आजकल की हर एक की डिमांड है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इतना ज़्यादा है कि ई वेस्ट के ऊपर पॉलिसीज बननी शुरू हो गई हैं अब तो। ठीक है, तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडीज़। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडीज़ है उसको भी आप एक तरह का एक फेयर और ऐसे वे में आप इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे हो रहा है उसको भी कम किया जा सके। और फ्रेंड्स जो लास्ट है ट्रिप्स नॉन वायलेशन एंड सिचुएशन कंप्लेंट्स, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसलिए ये 4 बस आपने टॉपिक्स, 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो ब्यूनस एयर्स कॉन्फ्रेंस में हुए थे 2017 में। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का लेक्चर। ठीक है जी, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज मैंने डिस्कस करनी थी, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो आप इन इश्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, और काइंडली हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जल्दी आपके साथ किसी और वीडियो में जुड़ूंगा। तो फ्रेंड्स तब के लिए टेक केयर, गुड डे, बाय फ्रेंड्स।